अच्छा, कितने लोगों को अपने बाल झड़ने की चिंता है बताओ? या पहले से ही बाल झड़ने के लक्षण दिख रहे हैं आपको? ब्लास्टेड हेयर फॉलिकल्स बदमाशी करने लगते हैं और हमें एक डिसीजन लेना होता है कि अपनी कंडीशन को स्वीकार कर लो या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये जानना मुश्किल होता है कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, अपने हेयर लॉस को रिस्टोर करने का सोचा भी होगा। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हेयर लॉस आखिर होता क्यों है और कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो रिसर्च और साइंस के द्वारा दिखाए गए हैं ताकि बाल झड़ने से रुक जाएं और लॉस्ट हेयर को रिस्टोर कैसे किया जाए। आज का वीडियो थोड़ा हेयरी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मेल्स में जो सबसे कॉमन टाइप का हेयर लॉस होता है उसको मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया का मतलब है हेयर लॉस और एंड्रोजेनिक का मतलब है हार्मोन्स जो एंड्रोजन के नाम से जाने जाते हैं। एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और जैसा कि हम देखेंगे ये हेयर लॉस का भी एक कॉज है। अच्छा, फीमेल्स भी एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करती है और फीमेल्स में भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है, लेकिन ये मेल्स की कंपैरिजन में थोड़ा कम है और स्कैल्प पे जो उनका हेयर लॉस का पैटर्न होता है वो भी मेल्स की कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से कुछ लोग जो है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया टर्म को दोनों सेक्सेस के लिए यूज नहीं करते हैं, उसको सिंपली मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इस टाइप की हेयर लॉस का कॉज क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें हेयर फॉलिकल्स की थोड़ी एनाटॉमी देखनी होगी। हेयर फॉलिकल्स एक्चुअली एपिडर्मिस का इन्वेजिनेशन होते हैं जो जब अपने मम्मी के वूम में डेवलप हो रहे होता है ना तब बनता है, और जैसे ही फॉलिकल डेवलप होता है उसके बेस में एक निपल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे डर्मल पेपिला कहा जाता है। ये डर्मल पेपिला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटी ब्लड वेसल होती है जो फॉलिकल के बेस में सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं वो हेयर के बॉटम में ऐड होते हैं जिससे बाल जो है वो फॉलिकल के बाहर पुश होता है और हेयर की ओवरऑल लेंथ जो है वो बढ़ती है। अब जो सबसे मस्त चीज है वो ये है कि हेयर फॉलिकल्स के डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक एक्टिव ग्रोथ फेज होता है जिसे एनाजन फेज कहते हैं, फिर एक रेग्रेशन फेज होता है जिसे कैटेजन फेज कहते हैं जहां फॉलिकल का बेस जो है वो श्रिंक हो जाता है और डर्मल पेपिला से दूर हो जाता है, और फिर एक रेस्टिंग फेज होता है जिसे टीलोजन फेज कहा जाता है। अच्छा, स्कैल्प्स के हेयर के लिए टीलोजन फेज तकरीबन 3 मंथ तक रहता है और फिर फॉलिकल दोबारा एक्टिव ग्रोथ फेज में एंटर कर जाता है जहां पुराना वाला जो बाल होता है वो गिर जाता है और नया बाल जो है वो उसकी जगह ग्रो होने लग जाता है। नॉर्मली लोगों के 70 से 100 बाल तो गिरते ही गिरते हैं, इसी प्रोसेस की वजह से गिरते हैं, लेकिन हेयर लॉस के कॉन्टेक्स्ट में एनाजन फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और बात जाननी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो लेंथ होती है और ग्रोथ फेज कितना लंबा होता है वो स्कैल्प के फॉलिकल्स और आर्म के फॉलिकल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। स्कैल्प के फॉलिकल्स का जो ग्रोथ फेज होता है वो 2 से 6 साल तक चल सकता है, कभी कभी और भी लंबा चल सकता है, इसीलिए हेड के हेयर इतने लंबे हो सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर आर्म के फॉलिकल्स का ग्रोथ फेज भी स्कैल्प जैसा ही लंबा होता तो हमारे आर्म्स पर सोच के जो बाल है ना वो किसी पंख जैसे लगते हैं, एकदम फिर हवा में लहराते हुए बाल होते अपने, और इतने लंबे तो हो ही जाते कि अपन उड़ लेते मस्त, ऐसा हो सकता था। लेकिन ह्यूमंस थोड़े से वियर्ड है तो शायद हम उन्हें क्रिम्प या ब्रेड भी करते, क्या पता, अब बात आपकी समझ से बाहर हो गई होगी। बट एनीवे, जो ग्रोथ फेज होता है वो अपने हेयर लॉस डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर लॉस जिस वजह से होता है ना वो इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रोथ फेज है वो छोटा होने लगता है, और ये हमें ले जाता है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, एक एंड्रोजन जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसे हम DHT भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन का एक पोटेंट मेटाबोलाइट है। टेस्टोस्टेरोन को स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा DHT में कन्वर्ट किया जाता है। ये एंजाइम ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करते वक्त भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है तो DHT फॉलिकल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर से ये बाइंड करता है और डर्मल पेपिला लेवल पर जीन्स को ये एक्टिवेट करता है, जो ग्रेजुअली क्या करता है, लार्ज टर्मिनल हेयर फॉलिकल को छोटे हेयर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि टर्मिनल हेयर्स जो हैं वो थिकर होते हैं, लॉन्गर होते हैं और पिगमेंटेड होते हैं, लेकिन जब ये लार्ज हेयर फॉलिकल स्मॉल हेयर फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसका ग्रोथ फेज जो है वो भी छोटा हो जाता है और ये एक शॉर्ट, फाइन और पतला वाला हेयर बना देता है जिसे वेलस हेयर कहते हैं। यही वेलस हेयर को कभी पीच फज भी कह देते हैं। लेकिन हेयर लॉस के केस में ग्रोथ फेज इतना छोटा हो जाता है कि वेलस हेयर इतना फाइन और शॉर्ट हो जाता है कि वो स्किन के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे गंजापन होने लगता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलर मिनिचुराइजेशन, और यही चीज जो होती है
वो डर्मल पेपुला के साइज में रिडक्शन के साथ भी एसोसिएटेड है। डर्मल पेपुला में ब्लड सप्लाई होता है और जैसे जैसे फॉलिकल्स छोटे होते हैं, मतलब लार्ज फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्मॉलर फॉलिकल्स में ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं, तो स्कैल्प पर हेयर का कवरेज जो है वो कम हो जाता है और ये हेयर लॉस का ओवरऑल लुक देता है। अच्छा, ये भी नोटिस करना इंपॉर्टेंट है कि ये एंड्रोजन डिपेंडेंट प्रोसेस जो होता है वो जेनेटिक प्री डिपोजिशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग अपने हेयर लॉस नहीं करते, लेकिन जो जेनेटिक्स का रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अभी भी उस पर स्टडी चल रही है। लेकिन अपने मॉम डैड को ब्लेम मत करो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। मेरे नाना जी गंजे थे तो मैं भी गंजा ही होऊंगा। माँ को छोड़ो, आप अपने डैड को ज्यादा ब्लेम कर सकते, लेकिन क्योंकि एक स्टडी हुई थी 572 मेल्स जो कि 16 से 91 वर्ष के थे, उसमें पता चला कि 30 साल से कम उम्र के लोग जिनके फादर बॉल्डिंग थे उनमें मेल पैटर्न हेयर लॉस की प्रोबेबिलिटी 5 गुना ज्यादा थी कंपेयर टू उनके जिनके फादर जो है वो गंजे नहीं थे। ये गारंटी नहीं है कि आपके भी हेयर जाएंगे, लेकिन हाँ, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अब जब हमें हेयर लॉस कैसे होता है ये समझ में आ गया है, अब ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। हेयर लॉस ट्रीटमेंट के 2 मेन गोल्स होते हैं कि फर्दर हेयर लॉस को झड़ने से रोकना और पॉसिबली जो हेयर ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं उन्हें रीस्टोर करना। और मुझे पता है आपने शायद बहुत सारे सप्लीमेंट्स, प्रोसीजर्स और लो लेवल लेजर थेरेपी, मसाज टेक्निक और अलग अलग ट्रीटमेंट सुने होंगे हेयर लॉस के आपने, लेकिन कौन से ट्रीटमेंट एक्चुअली इफेक्टिव हैं वो बताता हूँ। लकीली कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए सॉलिड डेटा और रिसर्च बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन हर ट्रीटमेंट के प्रोज होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। हम इन प्रोज और कॉन्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम हर ऑप्शन की बात करने वाले हैं। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और ओरल फिनास्टेराइड पहले वो ऑप्शन है जिनकी हम बात करेंगे क्योंकि इनके इफेक्टिवनेस के लिए सबसे ज्यादा डेटा है। ये मेडिकल कम्युनिटी में हेयर लॉस के लिए मेन स्टे ट्रीटमेंट्स माने जाते हैं, कई लोगों का रुका भी हेयर लॉस। और हाँ, दूसरे भी ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे जो इससे लोगों को ज्यादा फायदा हुआ भी है। अच्छा, आपने इस वाली ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, ये एक मिनॉक्सिडिल है, रोगेन नाम है इसका। मिनॉक्सिडिल जो होता है वो हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। वो क्या करता है, एनर्जन फेज या ग्रोथ फेज की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है और जो टीलोजन फेज के बारे में आपको बताया था ना उसको कम कर देता है। साथ ही मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स को एनलार्ज कर देता है। और मिनॉक्सिडिल ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर है जो डर्मल पेपुला की वेस्कुलैरिटी और साइज को मेंटेन करता है, जिससे फॉलिकल को ज्यादा ब्लड मिलता है। मिनॉक्सिडिल के प्रोज ये हैं कि ये हेयर लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और टॉपिकल होने की वजह से ये सिस्टमैटिक साइड इफेक्ट्स के रिस्क भी इसमें थोड़े कम ही होते हैं। इसके कौन ये कह लोगे, कुछ लोग एलर्जिक या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस फेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली होता है। साथ में जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये बात जान लें कि ट्रीटमेंट की शुरुआत में आपके बाल थोड़े ज्यादा झड़ सकते हैं क्योंकि मिनॉक्सिडिल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, वो जो रेस्टिंग फेज होता है ना उसको ग्रोथ फेज में बदलने के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी है। फिनास्ट्राइड एक और ऑप्शन है हेयर लॉस के लिए जो एक 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये एंजाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है। टिपिकली 1 मिलीग्राम डोज से DHT लेवल 60% से ज्यादा कम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ओवरऑल अमाउंट ऑफ DHT कम कर दें तो फिर DHT जो होता है वह फॉलिकल के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और फिर क्या होता है, इससे जो हमारे लार्ज टर्मिनल हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो स्मॉलर हेयर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। फिनास्टेराइड्स के प्रोज ये हैं कि ये मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है और ये टैबलेट है तो जो आप ले सकते हैं ओरली, तो ये लेना काफी आसान है, मिनॉक्सिडिल की तरह नहीं है जिससे आप दिन में 2 बार लगाते हैं और याद रखना पड़ता है। लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो पिल है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं क्योंकि हम इसे स्वेलो कर रहे हैं तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है और फिर बाद में अपना काम कर रहा है, तो इसीलिए पोटेंशियली ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देता है। कुछ रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कभी कभी गायनोकोमेस्टिया भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इन साइड इफेक्ट्स को फेस नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। और जो चीज ज्यादा लोगों के लिए कारगर होती है वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकते हैं। कई लोग इसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं और अगर उन्हें कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो डोज डिक्रीज कर सकते हैं या फिर इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऑल्सो कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड को कंबाइन करने से और भी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, छोटे फॉलिकल्स को रीइनलार्ज कर देता है और फिनास्टेराइड क्या करता है, आपका फर्दर मिनिएचराइजेशन को रोकता है।
छोटे फॉलिकल्स बनने से। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू करने का सोचते हैं तो जो रीग्रोथ वाले हेयर होते हैं ना, वो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में लॉस हो सकते हैं आपके। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट है लो लेवल लेजर थेरेपी, जिसे फोटो बायोमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्पेशली कॉम्स या हेलमेट यूज होते हैं जो स्कैल्प पर रेड या इंफ्रारेड लाइट को डिलीवर करते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसका पूरी तरह से नहीं पता मुझे, लेकिन मोटा मोटा पता है कि ये जो है वो सेलुलर माइटोसिस को एक्सेलरेट करता है आपके, और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके प्रोज ये हैं कि हेयर लॉस के लिए ये इफेक्टिव बना देता है इसे, और बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ने टर्मिनल हेयर डेंसिटी और हेयर काउंट में इंक्रीज दिखाया है। और इस चीज का एक फायदा ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये वाला जो तरीका है वो थोड़ा नेचुरल लगता है उन्हें, क्योंकि ये ओरल या टॉपिकल मेडिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी चूज करते हैं, जैसे एक टॉपिकल थेरेपी के साथ एक लेजर डिवाइस का यूज करते हैं वो। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो इसमें जो इनिशियल कॉस्ट और एडहेरेंस हो सकता है, क्योंकि इन्हें वीक में 3 से 4 बार या डेली 10 से 30 मिनट तक यूज करना पड़ता है। लेकिन आप इसको कब कर सकते हो, आपकी कोई भी डाउन टाइम एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि जब आप बुक पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो, उस टाइम आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट एक और ऑप्शन है हेयर लॉस का। अच्छा, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, फॉलिक्यूलर यूनिट्स जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मल्टीपल्स आपके, जो 1 से 4 फॉलिकल्स के ग्रुप में होते हैं। और ये यूनिट्स जो है वो नॉन बॉल्डिंग एरिया जो आपका होता है, यूजुअली जो होता है ऑक्सीपिटल रीजन जो आपका होता है, वहां से लिया जाता है जहां ज्यादा बाल होते हैं, जैसे कि सर के पीछे के हिस्से से, क्योंकि ऑक्सीपिटल हेयर मेल पैटर्न्स बॉल्डनेस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इनका क्या किया जाता है, इनको यहाँ से निकाल के बॉल्डिंग एरिया जो होते हैं उनमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और ये हेयर लॉस में बहुत इफेक्टिव होता है। और ये सर्जिकल सेशंस जो होते हैं 5 से 8 घंटे तक चल सकते हैं, और स्मॉल सेशन में आपके 100 से 1000 फॉलिकल यूनिट्स को निकाला जा सकता है, और लार्जर सेशन जो होते हैं उसमें 3000 से 6000 जो यूनिट्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है बड़े आराम से। तो ये काम भी आप करवा सकते हैं, और ये तरीका जो है वो बॉल्डिंग एरियाज में ग्रोथ स्टैब्लिश करने का एक इफेक्टिव तरीका है। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर होने की वजह से जो होते हैं आपके पास इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन नेक्रोसिस हो सकता है, स्कैरिंग जैसे रिस्क हो सकते हैं, और ये अनकॉमन है। अच्छा, एक बात और जान लो कि आइडियल कैंडिडेट्स ही होते हैं जिनको इस तरीके के प्रोसीजर की जरूरत होती है, मतलब जिनके हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं या उनकी बॉल्डनेस में एक पैटर्न है, जैसे कि किसी के बाल अभी झड़ने शुरू ही हुए हैं और एकदम से झड़ते ही चले जा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो उसको क्या करना चाहिए, पहले तो खुद से ही स्टेबलाइज की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जो प्रोसीजर्स मैंने अभी डिस्कस किए इस वीडियो में वो करना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम से ट्रांसप्लांट थोड़ी करवा लेना है। पता चले एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया फिर आपके बाल झड़ गए। अच्छा, इन सारे प्रोसीजर से आप एक्सपेक्टेशन क्या लगा सकते हैं? इन जनरल जितनी जल्दी आप हेयर लॉस का इंटरवीन कर लें उतना बढ़िया है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपके फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक भी पहुंच सकते हैं, और जो भी ट्रीटमेंट मैंने इस वीडियो में बताया हो सकता है वो उसकी स्टेज से बाहर पहुंच गए हो। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप हेयर लॉस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए तो आपको इंप्रूवमेंट मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल पहले जैसे कि गार्डियन थॉर के हेयर में ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, थोड़े क्विक मेंशंस आपको दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज होती है प्लेटलेट रिच थेरेपी, PRP कहते हैं उसको। एक और चीज होती है माइक्रो नीडलिंग, उसको भी हेयर लॉस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनके इफेक्टिवनेस पर अभी अनसर्टेनिटी है। लेकिन हाँ, ऐसा स्टडी में पाया गया है कि वो भी काम करती है। उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, और रिजल्ट्स जो हैं मिक्स हैं, तो उन पे और डेटा चाहिए, और रिसर्च उन पर चल रही है अभी। तो पहले डिस्कस ट्रीटमेंट जो हमने किया उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हेयर लॉस कैसे होता है और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस का अच्छा ओवरव्यू मैंने आपको इस वीडियो में दिया होगा और आप समझे होंगे। अच्छा, एक रैंडम फैक्ट, अच्छा क्या आप जानते हैं कि हेयर फॉलिकल से एक छोटा सा मसल भी कनेक्ट होता है जो गूज़बम्प्स देता है? अच्छा, आपको अगर क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो गूज़बम्प्स यहीं पे स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और हम ये आपके बिना बिल्कुल नहीं कर सकते एनाटॉमी वीडियोस बनाना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते जल्दी।